This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for class 9. Module Paper 1, 15 questions, all exercises solved. स्टूडेंट आपकी बुक में दो मॉडल पेपर्स दिए गए हैं, उसमें से ये फर्स्ट है जो सॉल्व किया गया है आपके लिए। इसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं और इसमें जो भी टेक्स्ट है वो अनसीन है, लाइक कि चैप्टर के अंदर से नहीं लिया गया। तो इस मॉडल पेपर को देख के ये भी समझ में आता है कि ये क्रिएटिविटी बेस्ड पे है, जिस तरह से बुक की रिक्वायरमेंट है, जो बुक डिमांड कर रही है कि स्टूडेंट को अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। बुक में तो चारों स्किल्स के ऊपर वर्किंग है, जैसे स्पोकन, स्पीकिंग, लिसनिंग के ऊपर भी है, रीडिंग राइटिंग के ऊपर भी है। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो है कि टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड करना, टेक्स्ट को समझना। जितना अच्छा आप टेक्स्ट पढ़ के आप उसको समझने के काबिल हो जाओ, उतना अच्छा आप ज़्यादा अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन हम श्योर नहीं है किसी बारे में, क्योंकि ये एस्टिमेटेड मॉडल पेपर को लेके हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 2021 में जो पेपर अभी होगा इंशाल्लाह, उसके बारे में हम हातमी तौर पे कुछ नहीं कह सकते। जस्ट मॉडल पेपर के लिहाज से हम आपको कह सकते हैं कि आप पूरी बुक में से जो टेक्स्ट है उसको अच्छे तरीके से समझें। इसके अलावा अगर अनसीन भी आपको पैसेज आ जाए तो इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाएं, इस तरह की प्रैक्टिस करें कि आप अनसीन पैसेजेस को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर सको, क्योंकि सारी एक्सरसाइजेज इसी पर डिपेंड कर रही हैं कि आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी है। तो अपनी रीडिंग स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें। मॉडल टेस्ट पेपर 1 फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर है ये, जो कि यूनिट 4 के बाद किया गया है। इसमें जो टेक्स्ट है वो यूनिट्स में से नहीं ली गई, बल्कि न्यू है या अनसीन समझ लें इसको, क्रिएटिव। तो इट मीन्स कि आपको जो एग्ज़ाम में टेक्स्ट हो सकता है बुक के चैप्टर में से आए, हो सकता है अनसीन पैसेज हो। तो मोस्टली क्या करना है, आपने अपनी रीडिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छे से इसको समझना है। टेक्स्ट कोई भी हो उसको कॉम्प्रिहेंड करते हुए सवालात के जवाब दे देना, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना, ये आपकी बहुत ज़्यादा नीड है इस वक्त। तो स्टार्ट करते हैं। गैलीलियो गैलीली वॉज बॉर्न ऑन 15 February 1564 इन द टाउन ऑफ पिसा, इटली। इटली के शहर किसी एक कस्बे में, पिसा जिसका नाम है, वहाँ पे गैलीलियो पैदा हुआ 15 फरवरी 1564 में। He was the first of 6 children of Vincenzo Galilei। ये इटालियन नेम है, तो इटालियन में इसको विंचेंजो ही पढ़ेंगे। विंचेंजो गैलीली इसके बाप का नाम था। उसके 6 बच्चों में से पहला बच्चा यही था। अ फेमस म्यूजिक कंपोजर एंड ल्यूटनिस्ट, एक बहुत मशहूर मौसीकार था वो, और ल्यूटनिस्ट यानी कि ल्यूट बजाने वाला। ल्यूट क्या होता है? एन एक्सपर्ट एट प्लेइंग लूट, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक म्यूजिक का, मौसीकी का आला है जिसको बजाने में वो एक्सपर्ट था। गैलीलियो ऑल्सो लर्न टू प्ले द लूट। गैलीलियो ने भी लूट बजाना सीखा। इट वॉज प्रोबेबली बिकॉज ही ऑब्जर्व्ड हिज फादर एक्सपेरिमेंटिंग विद म्यूजिक। गालिबन इसलिए था कि उसने अपने फादर को देखा था ये काम करते हुए, बचपन से बड़े होते तक जो भी उसमें उसने ऑब्जर्व किया था, मुशाहिदा किया था कि उसका बाप एक्सपेरिमेंट करता रहता, तजर्बात करता रहता म्यूज़िक के साथ। टू क्रिएट न्यू म्यूज़िक फ्रॉम एन अर्ली एज दैट ही एक्वायर्ड दिस अट्रैक्शन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। कि नया म्यूज़िक बनाने के लिए वो तजर्बात क्यों करता रहता था, ताकि न्यू म्यूज़िक, नया म्यूज़िक, नई मौसीकी को कंपोज किया जाए, बनाया जाए। तो ये सब चूंकि गैलीलियो बचपन से ही देख रहा था, इसलिए तजर्बात और मुशाहिदात करने का उसको शौक था, रुझान था उसमें बचपन से ही। मोर ओवर द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड रिदम इन म्यूजिक रिक्वायर्ड कैलकुलेशन। मजीद ये कि जब म्यूजिक में के अंदर जो वक्त होता है और उसका जो एक खास रिदम होता है, उसकी वजह से कैलकुलेशन कितनी अहम होती हैं, कि म्यूज़िक में उतार चढ़ाव को या टाइम को देखना होता है, हर चीज़ को देखना होता है। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन में भी उसका इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि हम जो चीज़ देखते हैं, अगर जिस तरीके से हो रहा होता है बचपन से,
तो उससे हमारी अटैचमेंट भी हो जाती है। Hence he acquired an understanding of mathematics and its relationship with everything. तो इस तरीके से इस चूंकि ये उसके मुशाहदे में भी था, उसकी प्रैक्टिस में था गैलीलियो के, तो इससे क्या हुआ कि उसके जहन में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि मैथ्स में और हर चीज़ के दरमियान एक क्या ख़ास ताल्लुक होता है, क्या रिलेशन होता है। एज अ यंग मैन गैलीलियो थॉट ऑफ बिकमिंग अ प्रीस्ट। जब वो बिल्कुल जवान हुआ, छोटा भी लड़का ही था, तब उसने सोचा कि वो एक प्रीस्ट यानी कि पुजारी बने, एंड देन अ मैथमेटिशियन, और फिर उसने सोचा कि वो एक रियाजीदान बने। बट हिज फादर वांटेड हिम टू बिकम अ डॉक्टर, लेकिन उसका बाप चाहता था कि वो एक डॉक्टर बने, बिकॉज अ डॉक्टर अर्न अ हायर इनकम देन अ मैथमेटिशियन, क्योंकि मैथमेटिशियन की बजाय एक डॉक्टर ज़्यादा कमा लेता था। सो ही एनरोल्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा फॉर अ मेडिकल डिग्री। फिर उसने यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में एडमिशन ले लिया, ठीक है, मेडिकल डिग्री लेने के लिए। However, after attending a lecture on geometry, ताहम जब एक दफ़ा उसने एक लेक्चर अटेंड किया जो कि ज्योमेट्री का था, ज्योमेट्री से रिलेटेड था, he talked his reluctant father into letting him study mathematics and natural philosophy instead of medicine. तो फिर उसने दोबारा अपने फादर को कन्विंस किया। रिलक्टेंट का मतलब है जो नहीं चाह रहे थे, मतलब नहीं मान रहे थे, अनविलिंग थे इस बारे में। तो उससे बात की कि वो उनको इजाज़त दें कि वो मैथ्स पढ़े और नेचुरल फिलोसफी पढ़े, मेडिसिन पढ़ने की बजाय। तो जाहिर है उसके फादर ने फिर उनको परमिशन दे दी कि इतना इंटरेस्ट है तो। हिज इन नेक्स्ट है हिज इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट थिंग्स स्टार्टेड अर्ली। फिर इसकी दिलचस्पी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होना शुरू हो गई मुख्तलिफ चीज़ों में जल्दी, मतलब क्योंकि उसने शौक से पढ़ना शुरू किया था, इसलिए जल्दी जल्दी उसके रुझानात में इजाफा होने लगा। In 1581, when he was studying medicine, he noticed that a swinging chandelier took the same amount of time to swing back and forth. 1581 में जब वो पढ़ाई कर रहा था, मेडिसिन से रिलेटेड कुछ पढ़ रहा था, तो उसने ये नोट किया कि एक जो स्विंगिंग, जो घूमने वाला चैंडलियर होता है, फानूस टाइप, जो यहाँ से यहाँ उसकी मूवमेंट होती है, उसने आगे बैक और फोर्स यानी आगे की और पीछे की पूरी मूवमेंट में जितना भी टाइम लिया वो एक ही था, नो मैटर हाउ फार इट वॉज स्विंगिंग। ये मसला नहीं था कि स्विंग करने में कितनी देर लग रही है टोटल। व्हेन ही रिटर्न होम, जब वो वापिस आया, ही सेट अप टू पेंडुलम्स ऑफ इक्वल लेंथ and swung one with a large sweep and the other with a small sweep. फिर उस घर आया, उसने उस चीज़ को क्योंकि देखा, ऑब्जर्व किया था उस चैंडलियर की मूवमेंट को, स्विंगी मूवमेंट को, ठीक है। उसने टाइम को ऑब्जर्व करने के लिए, टेस्ट करने के लिए उसने 2 पेंडुलम लिए। पेंडुलम होते हैं, फिजिक्स आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में आप प्रैक्टिकल करते हो, उसमें टाइम पीरियड्स को ना कैलकुलेट करने के लिए। तो छोटी सी आयरन बॉल होती है वेट्स की, तो उसको हम पेंडुलम कहते हैं। इसको बारीक सी रस्सी या किसी स्ट्रिंग के साथ बांधा जाता है और टू एंड फ्रो मोशन, जो पीरियड्स होते हैं ना, टाइम पीरियड्स, उनको नोटिस करने के लिए। तो इसकी जो मूवमेंट होती है ना, ऊपर नीचे सर्कुलर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से फिर वापस आता है, तो उसको नोट करने के लिए उस तरह के उसने 2 पेंडुलम्स लिए। और दोनों पेंडुलम की लेंथ तो एक ही थी, लेकिन उनको उसने एक को बड़े स्वीप के साथ बांधा, दूसरे को छोटे के साथ, और फिर उसने देखा कि इन दोनों की मूवमेंट में कितना टाइम लग रहा है। फिर उसने नोट किया कि एक छोटे के साथ, एक छोटे स्वीप के साथ बंधा है और दूसरा लंबे के साथ, बड़े के साथ बंधा है, लेकिन इससे कोई मैटर नहीं करा क्योंकि दोनों की मूवमेंट का टाइम सेम था। ये उसने नोट किया। However, it was almost 100 years later. ताहम ये अलग बात है कि तकरीबन 100 साल के बाद, तकरीबन यानी कि एक सदी हो जाती है, उसके बाद that the swinging pendulum was used to create an accurate timepiece. उसके बाद जो है इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को कंसीडर किया गया, और जब स्विंगिंग पेंडुलम को, इस तरह मूव करने वाले पेंडुलम को इसलिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि एक्यूरेट टाइम पीस
का हम अंदाज़ा कर सकें, उसको कैलकुलेट कर सकें या बना सकें एक सीक्वेंस। बिकॉज ही नीडेड टू अर्न मनी, क्योंकि उसको गैलीलियो को पैसे की ज़रूरत थी, पैसा कमाने की ज़रूरत थी। गैलीलियो बिगेन एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट थिंग्स, उसने मुख्तलिफ चीज़ों के साथ तजर्बात करने शुरू किए। ट्राइंग टू कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ इन्वेंशन दैट ही कुड सेल फॉर मनी, तो वो इस कोशिश में था कि कोई नई चीज़ बनाए, कोई चीज़ ईजाद करे। इन्वेंशन का मतलब ईजाद, ताकि वो कुछ इसको बेच के कुछ रकम कमा सके। He had a little bit of success with his invention. अपनी ईजाद में थोड़ा बहुत उसको कामयाबी हासिल हुई। That was like a compass and could be used to measure plots of land. तो उसने एक कंपास बनाया, कंपास की तरह एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया कोई चीज़, जिससे हम प्लॉट्स और लैंड वगैरह को, ज़मीन की पैमाइश कर सकते थे। इस इस्तेमाल के लिए उसको किया जा सकता था। By this time he had already experimented with the pendulums and magnets. इस वक्त तक वो बहुत सारे पेंडुलम्स के साथ और मैग्नेट्स यानी मकनातीस वगैरह उनके साथ भी तजर्बात कर चुका था। He had also created a thermoscope. उसने एक थर्मोस्कोप भी बना ली थी। An earlier form of the thermometer. थर्मोमीटर की इब्तदाई शक्ल है, यानी सादा सा थर्मोमीटर, यानी टेम्परेचर को मापने के लिए, मेजर करने के लिए काला। And in 1586 he published a small book on the design of a hydrostatic balance that he had invented. और फिर 1586 में उसने एक किताब शाया की, पब्लिश की, एक छोटी सी किताब लिखी जिसमें पूरा डिज़ाइन था हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस का, जो कि उसी ने इजाद किया था। मतलब उसने हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस को इजाद किया, तराजू को, उसकी वर्किंग का पूरा डिज़ाइन जो था वो उसने एक किताब की शक्ल में शाया कर दिया 1586 में। However, ताहम the invention for which Galileo is known is the telescope. वो इजाद जिसके लिए स्पेशल खास तौर पे गैलीलियो जाना जाता है, मशहूर है, वो है दूरबीन। The wonderful device that allows us to see from a distance. एक ज़बरदस्त इजाद, एक आला जिसकी मदद से हम दूर की चीज़ों को, बहुत दूर की चीज़ों को देख सकते हैं। When he heard that a Dutch inventor, उसने जब सुना कि एक कोई मूजिद है, इन्वेंटर यानी इजाद करने वाला, मूजिद है इटली का, had invented something called a spy glass. उसने कहा कि एक डच इन्वेंटर ने एक चीज़ बनाई है, स्पाई ग्लास। स्पाई ग्लास कैसे होता है? आपने कुछ शिप वाली वॉयज होता है ना, शिप वाली इंग्लिश मूवीज देखी होंगी, इसमें पायरेट वाली, तो उनके पास होता है, वो दूर, पहले ज़माने में वो दूर की चीज़ों को देखते थे, उसमें ग्लास यूज़ होता है लंबा सा, अब आपको याद आ गया होगा, वो स्पाई ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है दूर की चीज़ों को करीब से दिखाने के लिए। तो जब उसने ये सुना तो फिर उसने क्या किया, बट वॉज कीपिंग इट अ सीक्रेट, लेकिन वो बना रहा था, लेकिन इसको सीक्रेट भी रख रहा था। अब गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो डिसाइडेड टू वर्क ऑन वन ऑफ हिज ओन। उसने ये फैसला किया कि आप खुद काम करके ना कुछ एक अच्छी चीज़, ज़बरदस्त चीज़ बनाता है। विद इन 24 आवर्स, फिर 24 घंटे के अंदर, ही हैड इन्वेंटेड अ टेलीस्कोप दैट कुड मैग्नीफाई थिंग्स टू मेक देम अपीयर इन 10 टाइम्स लार्जर देन रियल लाइफ। फिर उसने एक खुद भी इजाद कर ली, दूरबीन इजाद कर ली, सॉरी, टेलीस्कोप, जो कि मैग्नीफाई कर सकती थी चीज़ों को 10 गुना ज़्यादा, यानी दूर की चीज़ों को जो रियल लाइफ में उससे 10 गुना ज़्यादा हमें क्लियर दिखा सकती थी। His multiple interests included astronomy, the study of the universe and its contents. उसके बहुत सारे इंटरेस्ट थे, यानी पढ़ाई के हिसाब से, इजादात के हिसाब से, तहकीक के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से। उनमें एस्ट्रोनॉमी भी थी, यानी कि इल्म फल्कियात। कहते हैं कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड इट्स कंटेंट्स, यूनिवर्स, कायनात, और इसमें जितनी चीज़ें कायनात में आती हैं उनसे मुतालिक मालूमात को जानना, उनकी पढ़ाई करना, ये एस्ट्रोनॉमी में आता है। It was because of this interest that इसी शौक की वजह से एक दिन क्या हुआ कि one night Galileo pointed his telescope towards the sky. एक दिन, एक रात को गैलीलियो ने अपनी टेलीस्कोप को आसमान की तरफ किया and make his first of many space observations. और फिर स्पेस में बहुत सारी चीज़ों का मुशाहिदा किया, खला की बहुत सारी चीज़ों को देखा उसमें। He noticed that the moon was not smooth like everyone thought.
उसने देखा कि इसमें से तो मून बिल्कुल स्मूथ नहीं नज़र आता, जो कि हर कोई यही जानता है, हर कोई के बारे में, मून के बारे में, चांद के बारे में यही ख्याल है कि वो बहुत स्मूथ सरफेस है उसकी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इट वॉज कवर्ड इन बम्प्स एंड क्रेटर्स। उसके ऊपर कुछ निशानात भी थे, कुछ धब्बे और घड़े भी थे। As technology has improved, many others have made improvements on the telescope that Galileo first invented. अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है, तरक्की कर रही है, तो इस हिसाब से टेलीस्कोप में भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, यानी कि पेशरफ्त हो चुकी है। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया जा चुका है वक्तन फ़वक्तन। लेकिन बेसिकली क्या है कि वही टेलीस्कोप तो बनाई उसने गैलीलियो में ने थी। फर्स्ट, सबसे पहले गैलीलियो ने ही टेलीस्कोप इजाद की थी। बाद में इसके ऊपर मज़ीद वर्किंग से इसको मॉडिफाई किया गया और लेटेस्ट बनाया जाता रहा। गैलीलियो डाइड ऑन 8 जनवरी 1642 एज 77। 77 साल की उम्र में गैलीलियो का इंतकाल हुआ 8 जनवरी 1642 में, आफ्टर सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड हार्ट पाल्पिटेशंस। हार्ट पाल्पिटेशंस यानी दिल की धड़कन में कुछ वो मुतासर होना, उस बीमारी से, दिल की बीमारी से, और फिर बुखार की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई। मॉडल पेपर की एक्सरसाइजेस स्टार्ट है। टेक्स्ट हमने पढ़ लिया। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। रीड द टेक्स्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय सेलेक्टिंग वन वर्ड फ्रॉम दोज गिवन। अब 4 ऑप्शन दी गई हैं आपको, इनमें से आपने एक सेलेक्ट करनी है आंसर में, जैसे MCQs करते हैं। नंबर 1 है द टेक्स्ट इज अबाउट अ पर्सन हु इन्वेंटेड अ डैश, हु इन्वेंटेड अ। ऑप्शन ए है पेंडुलम, ऑप्शन बी टाइम पीस, ऑप्शन सी टेलीस्कोप, ऑप्शन डी थर्मोमीटर। So right option and answer is option C, telescope. अब next है number 2, Galileo was interested in music, mathematics, medicine, metallurgy. तो obviously हमने टेक्स्ट पढ़ा है, टेक्स्ट के मुताबिक गैलीलियो किस में इंटरेस्टेड था, मैथमेटिक्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है the meanings of the following words are given in the text. Write the these words and their meanings. अब इन वर्ड्स को आपने लिखना भी है और फिर इनके मीनिंग्स भी आपने साथ में एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, वर्ड्स कौन से हैं? ल्यूटनिस्ट और ल्यूट है, ल्यूटनिस्ट है, टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी इल्म फल्कियात को कहते हैं, टेलीस्कोप खुर्दबीन और ल्यूट और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और उसको बजाने वाले को हम ल्यूटनिस्ट कहेंगे। ठीक है, इसके आंसर्स हम नेक्स्ट स्लाइड में प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया उसके आंसर्स हैं यहाँ पर, जो MCQs थे। तो नंबर 1 में ऑप्शन नंबर सी है, टेलीस्कोप आंसर है। और नंबर 2 जो ऑप्शन है उसमें जैसे गैलीलियो वाज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो ऑप्शन बी आएगा इसमें, मैथमेटिक्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें मीनिंग बताने थे। तो नंबर 1 ल्यूट का मीनिंग क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ल्यूटनिस्ट एन एक्सपर्ट एट प्लेइंग द ल्यूट, जो इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकता हो, एक्सपर्ट हो इसमें। नंबर 3 है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या है? द वंडरफुल डिवाइस दैट अलाउज अस टू सी फ्रॉम अ डिस्टेंस। एंड देन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड इट्स कंटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर रॉन्ग, रीड द टेक्स्ट एंड राइट द करेक्ट सेंटेंसेस। अब ये जो 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें से एक वर्ड कोई गलत है, कोई एक आध वर्ड रॉन्ग है। अब हमने टेक्स्ट तो पढ़ा है, टेक्स्ट की मदद से हमने इनको राइट करना है। रॉन्ग सेंटेंसेस हैं गैलीलियो वाज द 6th चाइल्ड इन द फैमिली, तो वो फर्स्ट था, 6 नहीं था, ये मिस्टेक है यहाँ पे, इसको आप अंडरलाइन कर लें, उसका करेक्ट करें। बी है ही टुक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इटली, तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी इटली में ही है लेकिन यूनिवर्सिटी पिसा यूनिवर्सिटी, ठीक है, पिसा यूनिवर्सिटी ऑफ इटली। ही पब्लिश्ड अ बुक ऑन द डिजाइन ऑफ टाइम पीस, टाइम पीस नहीं, हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस, उसके ऊपर उसने बुक पब्लिश की थी। नेक्स्ट है द इन्वेंशन फॉर विच गैलीलियो इज नोन एज इज द पेंडुलम, नो दैट इज दी, पेंडुलम को काट दें, यहाँ पे आएगा टेलीस्कोप।
और नेक्स्ट है ई, गैलीलियो डाइड ऑफ हार्ट फेल्योर। सो गैलीलियो डाइड ऑफ फीवर एंड हार्ट palpitation। ये है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट के हिसाब से हमने इसको करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड द टेक्स्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय गिविंग रीजंस। अब जो भी लिखा गया है उसकी रीजन हमें देनी है। हिज फादर वांटेड हिम टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज, क्यों? ही लेफ्ट हिज मेडिकल स्टडीज बिकॉज, he wanted to invent something that he could sail because, Galileo pointed out his telescope towards the night sky because। के आंसर्स नेक्स्ट पे हैं स्टूडेंट। ये है आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। तो ए है इसमें, गैलीलियो वाज द फर्स्ट चाइल्ड इन द फैमिली। नेक्स्ट है इसमें, ही टुक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, एंड इसलिए भी साथ में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, ही पब्लिश्ड अ बुक ऑन द डिजाइन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस दैट ही हैड इन्वेंटेड। नेक्स्ट 4 पे है, द इन्वेंशन फॉर विच गैलीलियो इज नोन इज द टेलीस्कोप। एंड नंबर 5 और ई का आंसर है, गैलीलियो डाइड ऑफ फीवर एंड हार्ट palpitation। नेक्स्ट आंसर है, आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। तो रीजन के साथ हम कंप्लीट आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ए ऑप्शन है, हिज फादर वांटेड हिम टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज अ डॉक्टर अर्नड हायर इनकम देन अ मैथमेटिशियन। ठीक है। नेक्स्ट बी पे है, he left his medical studies because he was interested in mathematics। ऑप्शन सी, सेंटेंस नंबर सी है, he wanted to invent something that he could sell because he needed to earn money। And sentence number D है, Galileo pointed his telescope towards the night sky because he was interested in astronomy and wanted to observe the space। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इन सवालों के जवाब आपने देने हैं टेक्स्ट के मुताबिक जो आपने चैप्टर में पढ़ा है। क्वेश्चन ए है, व्हाट टू थिंग्स डिड गैलीलियो प्रोबेबली लर्न व्हेन ही सॉ हिज फादर क्रिएटिंग म्यूजिक। जब वो अपने बाप को देखता कि वो म्यूजिक बना रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, तो इस दौरान गैलीलियो ने क्या देखा, कौन सी 2 खास चीजें उसने सीखी। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाई एंड व्हेन डिड he leave his medical education। कब और क्यों उसने मेडिकल एजुकेशन छोड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है, what did he invent to earn some money, what was its use। उसने पैसा कमाने के लिए क्या चीज़ इजाद की थी और इसका इस्तेमाल क्या था, यानी ये किस चीज़, जो चीज़ उसने इन्वेंट की वो इसका इस्तेमाल क्या था, कहाँ इस्तेमाल होती थी वो। क्वेश्चन डी है, हाउ डिड ही इन्वेंट द टेलीस्कोप। गैलीलियो ने टेलीस्कोप किस तरह इजाद की। नेक्स्ट है, व्हाट वाज हिज फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले जब उसने पहली मर्तबा खला को, स्पेस को ऑब्जर्व किया था, मुशाहिदा किया था अपने टेलीस्कोप से, तो उसने क्या देखा। तो इन तमाम तर सवालात के जवाब टेक्स्ट में मौजूद हैं। आप टेक्स्ट से हेल्प लेके अपने वर्ड्स में, ऑन वर्डिंग में आंसर्स कंपोज कर सकते हैं। क्वेश्चंस के आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन था जैसे कि ए, व्हाट टू थिंग्स डिड गैलीलियो प्रोबेबली लर्न व्हेन ही सॉ हिज फादर क्रिएटिंग म्यूजिक। इसका आंसर ऐसे हो सकता है, गैलीलियो लर्न टू प्ले लूट, ही ऑब्जर्व हिज फादर एक्सपेरिमेंटिंग विद म्यूजिक टू क्रिएट न्यू म्यूजिक। Through this strategy, Galileo got attraction for experimentation, and he learned that understanding of mathematics and its relationship with everything। Question B है, why and when did he leave his medical education? इसका आंसर, Galileo had been interested in mathematics since his childhood। He got enrolled at the University of Pisa for a medical degree. One day he attended a lecture on geometry. He told his father to let him study mathematics and natural philosophy instead of medicine because he felt that he had keen interest in mathematics and calculations। Question C है, what did he invent to earn some money?
And what was its use? Answer है, Galileo is famous for his invention of the telescope. When he heard that a Dutch inventor had invented something called a spyglass, he decided to work on his own. Within 24 hours, he had invented the telescope that could magnify things to make them appear 10 times larger than real life. Question D है, what was his first space observation? Answer है, Galileo had also interest in astronomy. One night he pointed his telescope towards the sky and made his first of many objects of space observations. He also noticed that the moon had bumps and craters on its surface. Next question number 6 है, जो ग्रामर से रिलेटेड है. Rewrite the following sentences by correcting the punctuation and capitalization errors. ये जो नीचे sentences हैं इसमें mistakes हैं, errors हैं, कहीं पे capitalization नहीं, कहीं comma वगैरह नहीं है, punctuation आपने correct करनी है इनकी. ठीक है, जैसे आप नंबर A पे देखिए, Yes, the Sahara Desert is a lonely, hot and dry place, said Fasi. अब इसके आंसर्स हैं नीचे ब्लू में. नंबर 1 यानी ए के लिए आंसर है, देखिए, यस दी सहारा डेजर्ट. अब यस इसको हमने वाई फर्स्ट लेटर कैपिटल किया क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. इसके बाद सेट फसी ने कहा, उसके ये डायरेक्ट वर्ड्स थे इसलिए हमने इसको हमने डायरेक्ट नरेशन में कर दिया. ठीक है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, डायलॉग्स हैं इसको हमने कोटेशन मार्क दे दिए. कोटेशन मार्क स्टार्ट हुए यस से, यस के बाद फिर कॉमा है और फिर सहारा नाम, क्योंकि ये प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन है सहारा, इसलिए एस कैपिटल है इसका. द सहारा डेजर्ट इज अ लवली हॉट एंड ड्राई प्लेस. यहाँ पे बात खत्म हुई, उसकी डायलॉग खत्म हुआ, फुल स्टॉप. फिर कोटेशन मार्क यहाँ पे क्लोज किए. उसके बाद सेट फसी, ये एक पार्ट था. इसके बाद ये डायरेक्ट पार्ट को इनडायरेक्ट स्पीच से अलग करने के लिए फिर यहाँ पे एक कॉमा है और कॉमा के बाद सेट फसी लिखा, और फसी क्योंकि नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए एफ कैपिटलाइज हुआ और फिर लास्ट पे फुल स्टॉप. ये सारी चीज़ों को आपने नोट करना है. ठीक है, और पंक्चुएशन की प्रैक्टिस भी आपने की है यूनिट में, पीछे यूनिट्स में. डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आप लोग करते हो, और पंक्चुएशन के एरर्स को देखने का, उसको रीचेक करने का बार बार आपको बोला जाता है. ठीक है, एक्सरसाइज करते हुए, और आपने इन चीज़ों को नोट करते हुए जहन में रखना है. और कभी भी आप सेंटेंसेस पढ़ो बुक में तो तब भी इन चीज़ों को नोट किया करें, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो. एग्जाम में कैसे भी सेंटेंसेस आए आप उनको तरीके से कर सको, प्रॉपरली कर सको, पंक्चुएट कर सको. फिर नंबर बी पे देखिए, द हॉर्न्स विल इनवाइट अस नेक्स्ट ईयर, शाउटेड अकरम विद जॉय. अब इसमें भी पहले डायलॉग हैं अकरम के. ठीक है, तो डायलॉग्स को हमने कोटेशन मार्क दे देने हैं एंड डायरेक्ट नरेशन में इसके डायलॉग्स को लिख देना. जैसे नंबर 2 पे देखिए, हुर्रा. इसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन है, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन के बाद है. अब हम जो भी वर्ड स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. तो दी कैपिटल है, खान का के कैपिटल इसलिए है, ये नाम है, नेम ऑफ द पर्सन है, प्रॉपर नाउन. द खान विल इनवाइट अस नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे बात खत्म हो गई, फुल स्टॉप और कोटेशन मार्क क्लोज. हुर्रा से स्टार्ट हुए और ईयर तक क्लोज हो गए. फिर कॉमा लगा के बाकी का पार्ट इसका सेंटेंस का, शाउटेड अकरम विद जॉय. अकरम का ए भी हमने कैपिटल किया क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और जॉय के बाद सेंटेंस खत्म हुआ तो फुल स्टॉप ऐड कर दिया. नेक्स्ट सी देखिए, आई एम गोइंग टू प्लांट एन एप्पल ट्री, इट विल बी फन, सेड हन्नान. हन्नान ने ये कहा, और आई एम से लेकर फन तक सारा उसका डायलॉग है, इसको हम कोटेशन मार्क में लिखेंगे. नंबर 3 पे देखिए, कोटेशन मार्क स्टार्ट, आई एम गोइंग टू प्लांट एन एप्पल ट्री, यहाँ तक बात खत्म हुई, फुल स्टॉप. फिर नेक्स्ट पे लिखा हुआ इट विल बी फन, बहुत इंजॉयबल होगा, मज़ा आएगा. तो यहाँ पे बात खत्म हो गई, फुल स्टॉप. यहाँ पे कोटेशन मार्क क्लोज. इसके बाद कॉमा लगा के लिखा सेड हन्नान. हन्नान का एच कैपिटल होगा, प्रॉपर नाउन है. नेक्स्ट डी पे देखिए, आसिफ एंड हिज फ्रेंड्स वर हैविंग राइस, ब्रेड, करी, फ्राइड फिश एंड नूडल्स फॉर लंच.
अब इसमें कोई इनडायरेक्ट नरेशन नहीं है या डायरेक्ट नरेशन नहीं है, इसमें नॉर्मली इनडायरेक्टली बात की गई है इनडायरेक्ट नरेशन में, और यहाँ पे कोई डायलॉग्स नहीं है, इसलिए कोटेशन मार्क की ज़रूरत नहीं है। बस आपने कैपिटलाइज करना है चीज़ों को और कॉमास पुट करने हैं, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे एक सी रिपीट हो रही हैं, जैसे राइस, ब्रेड करी वगैरह। नंबर 4 पे देखिए, आसिफ एंड हिज फ्रेंड्स, आसिफ का एक कैपिटल होगा, वर हैविंग राइस, ब्रेड करी, फ्राइड राइस एंड नूडल्स फॉर लंच। कॉमर्स कहाँ कहाँ पर आए हैं देखिए, और लंच के बाद जो कि सेंटेंस क्लोज हुआ है इसलिए फुल स्टॉप यहाँ पर है। तो आई होप कि आपने नोट कर ली होंगी सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी। आर्टिकल्स यानी ए, एन या द, इनको आपने यूज करना है। कोई चीज रिपीट में आती है, नाउन वगैरह, जब एक दफा जिक्र हो दोबारा बाद में, एक ही बात में, एक पैसेज में, एक जगह पे या एक स्टोरी में एक ही चीज का दोबारा जिक्र आए, बार बार आ रहा हो, तो फिर हम दी इस्तेमाल करते हैं उसके साथ। इसके अलावा ए एन का आपको पता ही है कि वॉवल साउंड के साथ ए एन इस्तेमाल करते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन लुबना गॉट मैरिड शी मूव टू द यू, यहाँ पे दी आएगा द यूनाइटेड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपरली किंगडम के नाम हैं, तो इनके साथ दी आर्टिकल यूज होता है स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेंस के हिसाब से। 15 years later she returned to Pakistan with her family and visited her brother Isa. Lubna had 2 children, a boy and a girl. अब ये कॉमन नाउन है, यहाँ पे कॉमन नाउन के साथ एक आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, ए या एन का। एंड ईसा हैड 2 boys and a girl, यहाँ पे ए आएगा। ऑल्दो चिल्ड्रन हैड, अब ये चिल्ड्रन बच्चे, इनका जिक्र पहले से हो चुका है, बॉय गर्ल्स दोनों के बताए हैं, लुबना के और ईसा के, इसलिए कि पहले से इनका जिक्र हो चुका है। अब फिर से हम इनको बता रहे हैं, इसलिए द चिल्ड्रन, यानी वो बच्चे जो अभी लुबना के और ईसा के बताए हैं उनकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम दी यूज करेंगे। ऑल्दो द चिल्ड्रन हैड नेवर मेट बिफोर एक्सेप्ट थ्रू एन ईमेल, द 2 families, यहाँ पे भी फैमिली के साथ दी आ जाएगा। had a great time together, फिर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ दिया जाएगा द चिल्ड्रन प्लेड गेम एंड द एल्डर्स बड़े कौन से हैं, वही लुबना और ईसा या उनकी फैमिली मेंबर्स, और बड़ों ने क्या किया, टॉक अबाउट देयर लाइफ, गपशप की, ट्राइंग टू कैच अप ऑन 15 years न्यूज एंड गॉसिप्स। तो इसके आंसर्स टैली कर सकते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड से। एक्सरसाइज नंबर 7 के आंसर्स हैं, When Lubna got married, she moved to the United States of America. 15 years later, she returned to Pakistan with her family and visited her brother Isa. Lubna had 2 children, a boy and a girl. यहाँ पे a use हुआ, and Isa had 2 boys and a girl. All the children had never met before except through an email. The 2 families had a great time together. The children played games and the elders talked about their life, trying to catch up on 15 years news and gossips. I hope कि आपने टैली कर लिया होगा। Question number 8 है, fill in the blanks in the following sentences with words formed by using the suffix ment, ness or al with one of these words as appropriate. अब ये वर्ड्स हैं, 3 ब्लैंक्स से आपने फिल करनी है और इसके साथ आपने सफिक्सेस यूज करने हैं। ये अल्फाबेट्स के ग्रुप हैं, ये लेटर्स के ग्रुप हैं, इनमें से जो भी आप सूट कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट है, मुनासिब है, वो आपने इनके साथ लगा के तो ब्लैंक्स फिल करनी है। ठीक है, वर्ड्स हैं साइन, साइन के साथ ये लगेगा सिग्नल, ट्रीट है तो ट्रीटमेंट वर्ड होता है, और काइंड के साथ नेस लगेगा काइंडनेस। ओके, सिग्नल, ट्रीटमेंट, काइंडनेस। तो ए है, द एम्प्लॉयर शोड हिज काइंडनेस बाय गिविंग अ बिग सैलरी रेज टू ऑल हिज एम्प्लॉयज। नीचे 1 में आंसर है। नंबर बी है, दे वर फाइनली गिवन द सिग्नल टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑन द न्यू ब्रिज। एंड सेंटेंस नंबर सी है,
ही रिकवर्ड फुली आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ट्रीटमेंट। ठीक है, नीचे 1 2 3 यानी ABC के आंसर्स हैं, आप टैली कर सकते हैं। काइंडनेस, सिग्नल, ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, fill in the blanks in the following sentences with words formed by using the prefix। अब इसमें prefix आपने यूज करना है। सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस की एक्सरसाइज आप बहुत सारी कर चुके हैं बुक में। इसमें आपने यानी पहले से ऐड करने हैं लेटर्स, ये अल्फाबेट्स UN, in और DIS with one of these words as appropriate। जैसे कि complete है तो ये हो जाएगा incomplete, ऑनेस्ट है तो डिसऑनेस्ट हो जाएगा, हेल्दी है तो अनहेल्दी हो जाएगा। ए पे आएगा वन ऑफ आवर नेबर्स लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ही वॉज डिसऑनेस्ट। एंड सेंटेंस नंबर बी है वी शुड अवॉइड अनहेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज रेगुलरली सो दैट वी रिमेन फिट। एंड ऑप्शन सी है आवर वर्क वॉज स्टिल इनकम्प्लीट व्हेन द बेल रैंग। अब इसमें तीनों आंसर्स जहाँ पे नीचे प्रोवाइड हैं दिए गए हैं ब्लू कलर में, डिसऑनेस्ट, अनहेल्दी एंड इनकम्प्लीट, इसी सीक्वेंस से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंसेस इनटू अफर्मेटिव एंड द अफर्मेटिव वंस इनटू नेगेटिव। अफर्मेटिव यानी सिंपल्स जो सादा होते हैं, जो नेगेटिव हैं इनको सादा में चेंज कर दें, और जो सादे जुमले हैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं है उनको नेगेटिव में चेंज करें। यानी जो नेगेटिव है उनको सिंपल कर देना है, और जो नेगेटिव नहीं है उनको, जो सिंपल है उनको नेगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, जैसे ए है डिड यू गिव माई मैसेज टू योर मदर, ये इंट्रोगेटिव है तो इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज कर देना है। जैसे कि डिड यू नॉट गिव माई मैसेज टू योर मदर। और इसको सिंपल में अफॉर्मेटिव में इस तरह से कर सकते हो, यू डिड नॉट गिव माई मैसेज टू योर मदर, you gave my message to your mother, you did not give my message to your mother, did you give my message to your mother, did you not give my message to your mother। इस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर में आएंगे। बी ऑप्शन है आई लाइक राइडिंग अ हॉर्स व्हेन आई गो टू द बीच। यह फॉर्मेटिव है, सिंपल है, इसको नेगेटिव में कर देना। आई के साथ आप नॉट यूज करें, यानी आई डू नॉट। नंबर 2 पे नीचे लिखा हुआ आंसर ब्लू में, आई डू नॉट लाइक राइडिंग अ हॉर्स व्हेन आई गो टू द बीच। सी सेंटेंस देखिए, आर नॉट यू कमिंग टू माई सिस्टर्स वेडिंग, ये नेगेटिव है, इसको आपने अफॉर्मेटिव में कर देना है। आर यू कमिंग टू माई सिस्टर्स वेडिंग, ये इंट्रोगेटिव अफॉर्मेटिव में आ गया। और अगर आप इसको अफॉर्मेटिव में सिर्फ सिंपल अफॉर्मेटिव में करना चाहो तो फिर यू आर कमिंग टू माई सिस्टर्स वेडिंग। Are you coming to my sister's wedding, इंट्रोगेटिव अफॉर्मेटिव हो गया। डी है टर्न राइट एट द एंड ऑफ द रोड, ये अफॉर्मेटिव है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। जैसे डू नॉट टर्न राइट एट द एंड ऑफ द रोड, ये इसका आंसर है नंबर 4 पे। अब ई सेंटेंस है दे कैन नॉट क्रॉस दिस रिवर विदाउट अ बोट। ठीक है, ये नॉट नेगेटिव है, इसको अफॉर्मेटिव में कर देना है, सिंपल में आपने सादा मस्बत जुमला। तो ये नंबर 5 पे इसका आंसर है दे कैन क्रॉस द रिवर विदाउट अ बोट। इसकी प्रैक्टिस भी आप बुक में कर चुके हैं इस एक्सरसाइज की। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, जो सादा मुस्बत जुमला होता है उसको अफॉर्मेटिव कहते हैं। ठीक है, अगर मनफी हो नॉट लगाने से वो अफॉर्मेटिव नेगेटिव हो जाता है, अगर सवालिया हो तो इंट्रोगेटिव हो जाता है अफॉर्मेटिव, और अगर मनफी सवालिया हो तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। बस ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, वरना एक सेंटेंस को चारों तरीके से आप पहले भी कर चुके हो, आपको करना आता भी है, और हमने इसकी प्रैक्टिस मज़ीद प्रैक्टिस ही है, स्टूडेंट प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उनकी चीज़ें रिफ्रेश रहती हैं और वो और सीखते रहते हैं। जैसे आई लाइक राइडिंग अ हॉर्स व्हेन आई गो टू द बीच, ये अफॉर्मेटिव हो गया। अब इसको नेगेटिव कैसे करेंगे, आई डू नॉट लाइक राइडिंग अ हॉर्स व्हेन आई गो टू द बीच। इसको इंट्रोगेटिव फॉर्मेटिव कैसे करना है, जैसे डू आई लाइक राइडिंग अ हॉर्स व्हेन आई गो टू द बीच। और इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे करना है, डू आई नॉट लाइक राइडिंग अ हॉर्स व्हेन आई गो टू द बीच। क्वेश्चन नंबर 11 है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो
सेंटेंसेस दिए हैं, इनकी वॉइस चेंज करें, यानी जो पैसिव वॉइस में है उसको एक्टिव वॉइस में कर दें और जो एक्टिव वॉइस में है उसको पैसिव वॉइस में कर दें। ठीक है, पैसिव एक्टिव सेंटेंसेस। तो ए है इसका, अलजेब्रा वाज टॉट टू अस बाय सर सादिक। ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब बड़ी सिंपल सी एक पहचान है। हेल्पिंग वर्ब के साथ इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, इसके पास पार्टिसिपल फॉर्म यूज होती है वर्ब की, वॉज टॉट, और बाय के बाद सब्जेक्ट आया। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है ये पैसिव है, इसको हमने एक्टिव में कर देना। तो नंबर 1 पे इसका आंसर है, देखिए नीचे, सर सादिक टॉट अस अलजेब्रा, क्योंकि ये पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में ही इसको करना है। टेंस का बिल्कुल खास ख्याल रखते हैं जब हम वॉइस चेंज कर रहे होते हैं। फिर सेंटेंस नंबर बी देखिए, समीना गेव एन इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन। पास्ट इंडेफिनिट में है, सिंपल पास्ट में है, और ये एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें और इसी टेंस में करें। जैसे नंबर 2 पे इसका आंसर है, एन इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन वॉज गिवन बाय समीना। सी ऑप्शन पे देखिए, द टास्क वॉज डन वेल बाय द क्लास। ठीक है, अब ये भी पैसिव वॉइस में है और पास्ट टेंस में है, तो इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो नंबर 3 पे इसका आंसर है, द क्लास डिड द टास्क वेल, या फिर द क्लास परफॉर्म द टास्क वेल। अब इसमें ये देखिए एक और चीज, ए अलजेब्रा और समीना, सेंटेंस के आगे भी ये नाउन है लेकिन फर्स्ट लेटर कैपिटल है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्ट पे हो या बीच में आए, कहीं भी आए। सेंटेंस नंबर डी है, दे गेव रिटन अ लेटर, दे हैव रिटन अ लेटर। दे गेव रिटन अ लेटर और दे हैव रिटन लेटर, जैसे भी आपको सिचुएशन हो, आपने उसको, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से ही आपको इस काबिल बनाएगी कि कैसे भी सेंटेंसेस हो उसको उसके हिसाब से आप चेंज कर सको आराम से। सो इसका ये हमारे पास जो टेंस में है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही ये एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव चेंज करेंगे। जैसे नंबर 4 पे इसका आंसर है, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय देम, या फिर अ लेटर हैज बीन गिवन, या फिर अ रिटन लेटर हैज बीन गिवन बाय देम। तो जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पूछा है, उन्होंने सिर्फ ये है, दे हैव रिटन अ लेटर, सो आप आंसर में लिखोगे अ लेटर हैज बीन रिटन बाय देम। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस आपने यूनिट में जैसे पढ़े थे, फर्स्ट यूनिट में ही, तो उसमें आपने देखा था कि वो चीज़ें जो इमेजिनरी हों, जिनका रियलिटी से ताल्लुक नहीं हो, फैक्ट से ताल्लुक नहीं हो, हम विश करें, होप करें, या हम सोचें कि ऐसा हो जाए या ऐसा होता, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कुड का इस्तेमाल, वुड का इस्तेमाल था। ठीक है, तो ये उस तरीके से आपने इनको कंप्लीट करना है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के हिसाब से। जैसे ए है सेंटेंस नंबर ए, इफ आई बिकेम अ डॉक्टर, आंसर इसका 1 पे देखिए, इफ आई बिकेम अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट पीपल विद सिंसियरिटी। सेंटेंस नंबर बी देखिए, सीमा वुड बी सैड, तो आंसर इसका नंबर 2 पे चेक करें, सीमा वुड बी सैड इफ शी वुड नॉट गो टू विजिट हिल स्टेशन इन द विंटर वेकेशन। नंबर 3, इफ यानी कि सी सेंटेंस देखिए, इफ आई हैव इनफ मनी, इफ आई हैव इनफ मनी, इसका आंसर नंबर 3 पे देखिए, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, इफ आई हैव इनफ मनी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। नंबर 4 यानी डी सेंटेंस, जावेद कुड बिकम अ क्रिकेटर इफ ही हैड ट्राइड टू गेट एक्सेस टू स्पोर्ट्स क्लब टू प्ले एट हायर लेवल्स। इसको ज़रूरी नहीं कि आप सेंटेंसेस को इसी तरीके से बनाएं, किसी भी तरीके से, किसी और स्टाइल में या कुछ कोई और बात कहते हुए भी आप इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हो। अपने पास से डिफरेंट सेंटेंसेस भी बना सकते हो, तो जस्ट सैम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद कैन और कुड। आपने कैन या कुड का यूज़ करना है। जो प्रेजेंट में बात है वहाँ पे कैन यूज़ करोगे, जो पास्ट की बात है या फिर जो विश है कि ऐसा हो सके, या ऐसा काश ऐसा हो, या इस तरह एबिलिटी की बात हो कि जो हम कर सकें,
तब भी यहाँ पे कुड इस्तेमाल होता है। कैन और कुड का इस्तेमाल ये आप कर चुके हैं बुक में एक्सरसाइज। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आई जस्ट स्पीक बलोची क्वाइट वेल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। ठीक है, जब मैं छोटा था, बच्चा था, तब मैं बलोची बोल सकता था। आप देखिए कि जब बच्चा था तो पहले की बात है, तो आप यहाँ पे कुड यूज करोगे। बट नाउ, लेकिन अब की बात है, मौजूदा जमाने की, प्रेजेंट की बात है, तो यहाँ पे आप कैन यूज करोगे। ठीक है, तो अब नीचे आंसर्स को ही हम देख लेते हैं। आई कुड स्पीक बलोची क्वाइट वेल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, बट नाउ आई कैन स्पीक ओनली उर्दू। आपके लिए कैन यूज हुआ है, पहले के लिए कुड। नेक्स्ट देखिए, आई रीड समवेयर दैट आवर चाइल्ड कैन लर्न टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस एट अ टाइम। यहाँ पे हमने कैन यूज किया क्योंकि ये प्रेजेंट एक इंफॉर्मेशन की बात है। ठीक है, आई विश आई कुड डू दैट। आई विश, यहाँ पे विश आ गई है, विश के लिए इसने यहाँ पे भी कुड यूज किया, कुड यूज हुआ यहाँ पर, ये काश मैं भी ऐसा कर सकूं अब। However, I think I can manage to learn only one more language now. लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं एक ही जुबान और सीख सकता हूँ। तो यहाँ पे कैन का इस्तेमाल हुआ है, एबिलिटी को डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे। I wish one could learn 5 languages easily at the age of 40. कभी ऐसा हो कि 40 साल की उम्र में भी एक शख्स आसानी से 5 लैंग्वेजेस सीख सके। तो यहाँ पे भी एक विश का इजहार हो रहा है, उसमें भी कुड का इस्तेमाल। ठीक है, आपने टैली कर लिए होंगे आई होप आंसर्स। पहले यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में हमने यूज किया कुड, फिर कैन, फिर नेक्स्ट में कैन है, उसके बाद फिर कुड है, फिर कैन है, उसके बाद फिर कुड। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर ये 13 के बाद 14 और 15 ही है, जो कि मिस प्रिंटिंग की वजह से यहाँ पे 16 और 17 लिखा है बुक में। तो 13 के बाद ऑब्वियसली 14 और 15 ही आएगा। ठीक है, तो राइटिंग का ये सेगमेंट है राइटिंग के हवाले से। इसमें ये है कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। टॉपिक्स हैं 3 ABC में दिए हैं। यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, पाइल्स ऑफ गार्बेज इन पॉपुलेटेड एरियाज, एन एक्सीडेंट दैट आई सॉ। ठीक है, तीनों में से किसी एक के ऊपर आपने ऐसे लिखना है, और ऐसे लिखते हुए आप फिर डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे यानी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताना। ठीक है, और किसी चीज़, किसी पर्सन के बारे में बताना, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसेज होते हैं। और जो नैरेटिव ऐसे, कोई इंसिडेंट वगैरह को बयान करना, कोई बताना, कोई वाकया, कोई स्टोरी, कुछ नरेट करना। ठीक है, वो नैरेटिव स्टाइल में होता है। और जो आपने पीछे एसेस बुक के अंदर जितनी प्रैक्टिस किया बुक में, उसको आपने रिवाइज करना, फिर से पढ़ना उन पॉइंट्स को, और उन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए कि स्टार्ट कैसे होना चाहिए। स्टार्ट अच्छा होता है, इंट्रोडक्शन इसका अच्छा होना चाहिए, कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए। फिर जितने भी पैराग्राफ हैं, जितने आप पॉइंट्स बताना चाह रहे हो, उतने पैराग्राफ बना लो, 2 बनाओ या 3 बनाओ। ठीक है, फिर हर पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो की लाइन होनी चाहिए, की पॉइंट को बयान करे, और पूरा पैराग्राफ उसी चीज़ को जस्टिफाई करे। ठीक है, उसी को एक्सप्लेन करे। इन चीज़ों का ख्याल रखना आपने। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये है कि इसमें भी ऑप्शन है कि आप या तो एक लेटर लिखोगे या एप्लीकेशन लिखोगे। ठीक है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज प्रॉब्लम्स इन योर एरिया। आपके एरिया में बिजली का बहुत मसला है, बिजली कम आती है, तो इससे रिलेटेड आपने कंप्लेन करनी है। ठीक है, और कुछ छपवाना है आपने ना, तो वो एडिटर, न्यूज़पेपर के एडिटर को आपने लिखना खत। और बी ऑप्शन ये है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर रिक्वेस्टिंग फॉर लीव टू लुक आफ्टर योर सिक मदर। अब आप अपनी क्लास टीचर को एप्लीकेशन लिखनी है कि आपको छुट्टी चाहिए क्योंकि आपकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तो आपने उनका ख्याल रखना है घर में, उनके साथ उनको सब करने के लिए आप घर में रुकेंगी, इसलिए आपको लीव चाहिए। तो ये एप्लीकेशन और लेटर और एसेज आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में प्रोवाइड किए जा रहे हैं सैम्पल के तौर पे। आप अपने हिसाब से कहीं से भी इसको लर्न कर सकते हो, कहीं से सर्च करके या खुद कंपोज करके लिख सकते हो, क्योंकि बुक में आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है
और करते भी रहते हो। बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं एसेस के लिए, लेटर राइटिंग के लिए, एप्लीकेशन राइटिंग के लिए, ठीक है। बस क्या आपसे पूछा गया एग्जाम में उसके मुताबिक आंसर करना, रिप्लाई देना, यही टेक्निक होती है। अगर स्टूडेंट ये टेक्निक सीख लें तो वो बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और इस बुक में, पूरी बुक में बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, सारी की सारी। अगर आप ऑनेस्टली जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं वैसे ही करो तो आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करोगे अपनी लैंग्वेज में, अपनी सारी स्किल्स में, और पेपर आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इतनी अच्छी खासी जब प्रैक्टिस हुई हो तो पेपर ऑब्वियसली अच्छा होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे से फिर। तो ऐसे आपको सैंपल के तौर पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे आप यहाँ से लर्न करो, यहाँ से कॉन्सेप्ट लो, या कहीं और से सर्च करके, या आपके पास जो भी मटेरियल है कहीं से भी आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। ये सैंपल ऐसे आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पर। ऐसे है यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स, ए पर आपको ये ऑप्शन है। पहले हमने स्टार्ट देना इसी का। Nowadays mobile phones have become a basic need for us. So mobile phones have completely changed the lives of humans for many years. Mobiles have become widespread all over the world. With the invention of the mobile phone, the writing of letters has become a history. Invention इजाद को कहते हैं, और बाकी सिंपली आप समझ रहे होंगे। With the invention of the mobile phone, the writing of letters has become a history. In addition, mobile phones also play an anti-social role in mankind. It depends on the use of it. In summary, we can say that mobile phones have their uses and misuses that depend entirely on the user. मतलब कि आज के दौर में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत कॉमन है, और जो भी नई इजाद आती है ज़ाहिर है कि टेक्नोलॉजी उसमें इम्प्रूव होती है और वो हमें फैसिलिटेट करती है। लेकिन साथ ही साथ उस टेक्नोलॉजी के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी होते हैं। इसी तरह मोबाइल इस्तेमाल करने के फ़ायदे भी हैं और उसके साथ नुकसानात भी हैं। Let's discuss shortly. There are lots of uses of mobile phones. Mobile phones are an integral part of our daily communication. बातचीत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। All mobile phones have the ability to voice and simple text messaging services. Their small size, relatively low cost, and many uses make these devices very valuable to advocates who are increasingly using them for communication and organization. On the other hand, mobile phones, especially smartphones, are used to watch movies, play games, listening to music, or to browse the internet as well. ये हो गए इसके uses। पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद इसके uses। On the other hand, there are some disadvantages of mobile phones as well. अब दूसरी तरफ हम मोबाइल फ़ोन के जो नुकसानात हैं इसके इस्तेमाल से उसकी बात कर रहे हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत ज़रूरी काम मिस करते हैं मोबाइल फ़ोन के चक्कर में। फिर उनकी बच्चों की आई साइट बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है आज के दौर में। तो ऐसे नुकसानात काफ़ी ज़्यादा हैं, और सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करना, क्योंकि इससे रेस एमिट होती हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है। The teenagers or students are greatly influenced by the evil side of mobile phones. Instead of using the mobile phone for their benefits, some students or teenagers are seen wasting their valuable time including in listening to songs, playing online games, spending hours after hours in social networking sites, जैसे कि WhatsApp है, Facebook, Twitter, Snapchat, इस तरह की different sites हैं। फिर sending offensive messages, watching useless videos वगैरह। Again, some physician claims that excessive use of mobile phones can be health hazardous, यानी कि नुकसानदेह साबित है, हो सकता है नुकसानदेह। उसने किसी फिजिशियन ने क्लेम किया, दावा किया कि बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन का सेहत के लिए नुकसानदेह है। The mobile phone is the most popular and useful gadget in present time. ये हम यहाँ पे शॉर्टली इसको एंड करें, कंक्लूजन है।
Though there are a few disadvantages of mobile phones, we cannot deny the usefulness or necessity of mobile phones in our day-to-day life. कि अगरचे इसके नुकसानात हैं मगर इसके फ़ायदे भी हैं और इसने बहुत ज़्यादा फैसिलिटी क्रिएट की है आज की लाइफ में, आज के टाइम में, दौर में। तो इसलिए हमने दोनों बातों को डिस्क्राइब करते हुए इसको एंड कर दिया ऐसे को। स्टूडेंट ये अप्रॉक्सीमेटली 200 टू 250 वर्ड्स के ऊपर है ऐसे, और एग्ज़ाम में आपको ऐसे आता है अप्रॉक्सीमेटली 150 वर्ड्स का या फिर 200 वर्ड्स का। तो आप इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी लेंथ है, वो आपके लेवल के हिसाब से मैनेज की गई है। इससे आप 9th क्लास में हो तो ज़रूरी नहीं कि आप यही लर्न करो, आप कोई भी ऐसे कहीं से भी लर्न कर सकते हो। बस ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कि ऐसे कैसे लिखते हैं, स्टार्ट कैसे होना चाहिए, या अगर आप यहाँ से लर्न करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारा मटेरियल है, बुक्स, नोट्स वगैरह बहुत होते हैं, वहाँ से आप ऐसे लर्न कर सकते हो। और वैसे भी इस ईयर के हिसाब से कुछ टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब ऐसे राइटिंग आती है ना एग्ज़ाम में तो ज़्यादातर करंट अफेयर के ऊपर आती है कि उस ईयर में कुछ ख़ास अगर हुआ हो या जो सिचुएशन चल रही हो, उन टॉपिक्स को ज़रूर इंक्लूड किया जाता है। तो हम आपको कुछ गेस्ट टॉपिक्स देंगे इस वीडियो के लास्ट पे। नेक्स्ट बी ऑप्शन पे ऐसे लिखा हुआ है, वो है पाइल्स ऑफ गार्बेज इन पॉपुलेटेड एरियाज। गुंजान आबाद इलाकों में, मतलब आबादी वाले इलाकों में जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ पे कचरे के ढेर पड़े होते हैं। तो इससे क्या होता है? Trash and litter can affect our environment in many ways, including people, wildlife, and our natural resources. Trash, litter, कचरे वगैरह को, गार्बेज को, कूड़ा करकट को बोलते हैं। All of this together can influence our entire world and the way we live. When waste is disposed of in harmful ways, our environment can get destroyed. Littering is harmful to the environment and wildlife, which are important to keep the ecosystem balanced and healthy. Environmental contamination due to solid waste mismanagement is a global issue. ठीक है, एनवायरमेंटल माहौलियाती कंटेमिनेशन का मतलब आलूदगी जो होती है, यहाँ जो वेस्टेज कूड़ा करकट वगैरह, तो ये जो प्रॉपर हम मैनेज नहीं करते इसको वेस्ट करने का, तो ये कुछ इलाकों में नहीं, ये ग्लोबल इशू बन चुका है। ओपन डंपिंग एंड ओपन बर्निंग आर द मेन implemented waste treatment and final disposal systems, mainly visible in low-income countries. This paper reviews the main impacts due to waste mismanagement in developing countries, focusing on environmental contamination and social issues. The activity of the informal sector in developing cities was also reviewed, focusing on the main health risks due to waste scavenging. Trash and litter can affect our environment in many ways, including people, wildlife, and our natural resources. All of this together can influence our entire world and the way we live. When waste is disposed of in harmful ways, our environment can get destroyed. Littering is harmful to the environment and wildlife, which are important to keep the ecosystem balanced and unhealthy. The problems of polluted areas include pollution also. There is improper dumping of garbage and litter. The sewage system is not proper. The dirty water is often spilling out of the ditches. All these things cause land and water pollution, which may give rise to several epidemic diseases. Similarly, heaps and piles of wastage display our deficiency of the management. All such surroundings increase air and noise pollution. We can diminish the amount of trash in our environment by recycling plastic, paper, glass, and other recyclable materials. We can also reuse things for other uses instead of throwing them away. Finally, we can reduce the amount of stuff we buy that we don't need. If we do all of these things, our world will be a healthier place and our localities will be more cleaner.
ऐसे है एन एक्सीडेंट दैट आई सॉ, ये नंबर सी के ऊपर है ये टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 16 में. Once I was waiting for a bus at this bus stop, suddenly I heard a noise. अब ये आपने इंसिडेंट बताना है, ये नैरेटिव स्टाइल में है, ठीक है, नैरेटिव है, ऐसे स्टाइल में आपने सारा पास्ट में बताना है कि ये हुआ था, ये देखा था, इस तरह से. I heard a noise. I saw that a bus had collided with a taxi at the roadside. Collided का मतलब उससे टक्कर हुई बस की टैक्सी से, उससे साथ जा टकराई. It was a dreadful roadside accident. I reached there at once. A large crowd of people had gathered there. The passengers of the taxi were injured seriously. A different part of the bus was damaged while the taxi had been completely destroyed. The passengers of the taxi were taken to the hospital by some people in another taxi. The police arrived there in time and arrested the bus driver. The taxi driver had been killed on the spot due to a serious head injury. I cannot forget this incident and this accident in all my life because I had seen the blood-stained people there with my own eyes. This was actually a dreadful and unforgettable accident. When people break traffic rules such as by jumping red lights, driving faster than the speed limit, वगैरह, etc., they can get into road accidents. This is why we should always follow the rules that people make because they are for our safety. We must always wear our seat belts in the car and helmet on a scooter or motorcycle to ensure we have protection even if there is an accident. These are also traffic safety rules that we should follow so that road accidents are not as bad as it can get. Even pedestrians यानी पैदल चलने वाले जो होते हैं can get hurt in road accidents due to careless drivers. So ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, एहतियाती तदाबीर या इक़दामात हैं जो हमें अपनाने चाहिए. और इसका स्टाइल बिल्कुल नैरेटिव ऐसे की तरह है जैसे पहले आपने नरेट किया पूरा वाक़या, उसके बाद आपकी तहरीर ने कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर किया राइटर को, रीडर को जो ऑडियंस होती है. उसके बाद ये है कि इसमें कोई मैसेज होता है कन्वे करने के लिए, तो डेफिनेटली वो बताने का, उस वाक़े को बताने का, लिखने का पर्पस यही कि ये मैसेज है कि हमें एहतियात बरतनी चाहिए. तो ये नैरेटिव ऐसे का स्टाइल ऐसे होता है. पहले जो ए बी में आपने किया वो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल था, उसमें आप एक ऑब्जेक्ट को बता रहे थे, एक टॉपिक को बता रहे थे, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे. इसमें आपने नैरेटिव ऐसे को बताया, नरेट किया वाक़या, और उसके बाद आपने कुछ कन्वे किया जो आप बताना चाह रहे हो. स्टूडेंट, ये कुछ टॉपिक्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो अंदाज़ा है कि एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम होंगे 2021 में, उसमें ये टॉपिक, ऐसे के टॉपिक आ सकते हैं, तो आप इनकी प्रेपरेशन भी करें साथ में. टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज़ या करंट अफेयर में जो भी चल रहा हो ना जिस साल, तो उस तरह के टॉपिक को ज़रूर इंक्लूड किया जाता है ऐसे राइटिंग में, पेपर में या कहीं भी किसी ना किसी सूरत में. तो जैसे नंबर 1 पे देखिए कोरोना वायरस का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पहले ना कभी किसी ने सुना, ना इसका कुछ पता था, और इस पूरी दुनिया में इसका शोर बरपा है इस वक्त. तो कोरोना वायरस से रिलेटेड कि क्या होता है, क्यों है, कैसे है, या इसके ऊपर एक जर्नल ऐसे आप प्रिपेयर करें. फिर नेक्स्ट है कि हाउ टू इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग एंड हेल्थ केयर प्रिकॉशंस. अब इस वजह से, कोरोना वायरस की वजह से हम लोगों को अपनी लिविंग में जो तब्दीलियां लानी पड़ रही हैं, ठीक है, मतलब मार्केट पे हम जाते हैं, ग्रॉसरी के लिए जाते हैं, बैंक्स में जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाएं, या फिर स्कूल्स में जा रहे हैं, तो हमें कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ रहा है. गैदरिंग्स नहीं हो रही, या अगर हो रही हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ रहा है, ठीक है. तो ये SOPs का ख्याल रखना पड़ा है, वो क्या होती हैं, किस तरह से, और फिर सेहत से मुतालिक स्पेशली इस हवाले से कि कोरोना वायरस से कैसे बचना है, या इससे मुतालिक एहतियाती तदाबीर क्या अख्तियार करनी है. इस टॉपिक के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, इस हवाले से टॉपिक आ सकता है. फिर नंबर 3 पे है
कि इफेक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस ऑन सोशल लाइफ, कि कोरोना वायरस की वजह से ये जो लॉकडाउन हुआ इसकी वजह से सोशल लाइफ यानी जो माशरे की ज़िंदगी है, माशरती ज़िंदगी, इस पर क्या असरात मुरतब हुए। ये सब कुछ बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, एजुकेशन का सेक्टर बंद हुआ, कारोबारी निज़ाम बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ हर सोसाइटी में, मतलब पूरी दुनिया में इस तरह हुआ। फिर उसकी वजह से कौन कौन से मसाइल दरपेश हुए, घर को चलाना मुश्किल हुआ, गरीब लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल हो गई, महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इस सिचुएशन में स्पेशली टैकल करना सारे एक्सपेंसेस को कितना मुश्किल है, और हुआ भी। अभी तो कुछ काफ़ी हद तक सिस्टम बहाल हो चुका है। और इस तरह के टॉपिक के ऊपर के सोशल लाइफ पे इसके क्या असरात मुरतब हुए। फिर नेक्स्ट है नंबर 4 के ऊपर इसी तरह से कि इफेक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस या पैंडमिक ऑन पैंडेमिक के जो असरात हैं वो एजुकेशन के ऊपर क्या हुए, तालीमी निज़ाम के ऊपर इसके क्या असरात हुए, इस हवाले से भी एक टॉपिक हो सकता है। फिर ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया इस दौर में, जो कि पहले यहाँ पे नहीं था, बहुत कम था, या यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक ही महदूद था ये। तो अभी ऑनलाइन एजुकेशन है, इसमें काफ़ी फ़ायदे भी हैं, इससे के फ़ायदे भी हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, ठीक है, स्टूडेंट ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, यानी नुकसानात भी हुए हैं तालीमी मैदान में। हम कितने स्टूडेंट की एबिलिटीज़ कितनी मुतासर हुई हैं, स्किल्स, तो ये सब कुछ इसमें आ सकता है। ठीक है, ऑनलाइन तालीम के हवाले से ऑनलाइन क्लासेस हुई, आपने अटेंड भी की, तो इस हवाले से बहुत कुछ आप लिख सकते हो, शेयर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है, एस्टिमेटिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। वही वाली बात कि ऑनलाइन एजुकेशन के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। तो आपने इसमें जनरल इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन शॉर्ट देना है, लेकिन फ़ायदे और जो नुकसानात हैं उनके ऊपर आपने डिटेल में बात करनी है। ठीक है, अब पैंडमिक या कोविड-19 सिचुएशन, ये क्या है सूरत हाल। अब इस सूरत हाल के ऊपर जनरल बहस या इस टॉपिक के ऊपर कुछ बातचीत करना, इस हवाले से टॉपिक को भी आप तैयार कर सकते हैं। तो या इस हवाले से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि करंट अफेयर पे बार बार आपको कहा जा रहा है ज़रूर कुछ ना कुछ आता है, कुछ पूछा जाता है। तो इसलिए इस हवाले से, सेहत के हवाले से भी और SOPs के हवाले से, कोरोना वायरस के इफेक्ट्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, सोशल लाइफ के हवाले से, किसी भी हवाले से पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप इन टॉपिक्स के ऊपर जर्नल एसेस प्रिपेयर करो, अपनी प्रेपरेशन रखो इन टॉपिक्स की भी। श्योर तो नहीं है हम कि क्या आएगा क्या नहीं, एस्टिमेशन दे सकते हैं, हम एस्टिमेट कर सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं जस्ट। क्वेश्चन था पहले के, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज प्रॉब्लम इन योर एरिया। तो आपने ये लेटर लिखना है, लेटर है, फॉर्मल लेटर है, ठीक है, यानी कि रस्मी खत। तो ये पहले तो इसकी हेडिंग आएगी, हेडिंग के बाद आपने स्टार्ट में जो लेना है, जब आप एग्ज़ाम में कर रहे होते हो बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो आप स्टार्ट यहाँ से करते हो, एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल कॉमा ABC का मतलब ये होता है अगर आपने एड्रेस लिखना है कोई भी, तो ABC सपोज कहीं पे भी हो, सही एड्रेस तो मेंशन नहीं करते एग्ज़ाम में, और फिर नीचे सिटी का नाम और फिर फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद डेट की प्रॉपर फॉर्मेटिंग के, डेट प्रॉपर फॉर्मेट में लेटर्स एप्लीकेशन में किस तरह से लिखते हैं, और स्टार्ट के ऊपर किस तरह से लिखा जाता है, ये सब आपको पीछे बताया जा चुका है एप्लीकेशन राइटिंग में। ठीक है, एक्सरसाइज भी वहाँ पे की थी आपने, 2-3 एप्लीकेशंस भी की थी, और आपको डिटेल में इसका फॉर्मेट समझाया गया, बुक में भी मौजूद है, तो आपने उसी को फॉलो करना है। फिर उसके बाद दी एडिटर, क्योंकि आप न्यूज़पेपर में एडिटर को ये लिख रहे हो ये लेटर, इसलिए उसको मुखातिब करना है आपने। तो एडिटर और उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल हमने की थी एप्लीकेशन राइटिंग सेगमेंट में। तो द डेली डॉन या कोई भी है, जंग है, कोई भी, द टाइम्स है, न्यूज़पेपर का नाम लिख के कॉमा आ जाएगा, देन सिटी का नाम और फुल स्टॉप। उसके बाद आप अपना जो पैराग्राफ है या मैटर है लेटर का वो स्टार्ट करोगे। जब आपने स्टार्ट करना है तो यहाँ से करना है कि रिस्पेक्टेड सर या डियर सर, कॉमा,
ठीक है, उसके बाद आपने ये पैराग्राफ स्टार्ट करना है। तो पैराग्राफ के अंदाज में स्टार्ट करना है आपने मैटर, जैसे वुड यू काइंडली परमिट मी टू यूज द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड नेशनल डेली या फिर नेशनल डॉन टू हाईलाइट द hardships faced by the residents of this locality regarding frequent breakdown of electricity. All the times the voltage is so low that it is better to use candlesticks. The houses remain in darkness and nothing is visible. The concerned authorities have been approached from time to time, but they pay a deaf ear to our genuine complaints. It is hidden to none that electricity has become a basic necessity in our everyday life. Breakdowns cause a great difficulty and confusion. Even the students are unable to study properly. The shopkeepers are compelled to close their shops early, and the basic requirements of day-to-day cannot be purchased in the dark evening. Activities of antisocial elements have become common. The authorities are requested to pay attention to our complaints and improve the breakdown of electricity. Thanking you, yours faithfully. नीचे लोकेलिटी का नाम या फिर आप सपोज्ड मेंशन कर सकते हो। जाहिर है आपने XYZ से ही अपना नाम तो मेंशन नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बी पार्ट है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर रिक्वेस्टिंग हर फॉर लीव टू लुक आफ्टर योर सिक मदर। आपकी मदर की तबीयत खराब है इसलिए आपको छुट्टी चाहिए। तो आप जिसको भी एप्लीकेशन लिख रहे हो स्टार्टिंग में एग्ज़ाम में आपने, स्कूल में तो ये नहीं होता, स्कूल में आप नॉर्मली प्रिंसिपल या मैडम से स्टार्ट करते हो। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जामिनेशन हॉल लिखोगे, कॉमा आएगा, ABC सिटी के लिए हम ABC लिखते हैं, जो भी फॉर्मेट है जो आपको फॉर्मेट सिखाया गया एप्लीकेशन का। तो आपने लास्ट के ऊपर क्या लिखना है, योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, इस तरीके से लिख के कॉमा और XYZ कि आपने अपना नाम तो मेंशन नहीं करना वहाँ पर, तो उसकी जगह पर यानी कोई भी नाम है तो हम ये फॉर्मेट के तौर पे, सपोज्ड फॉर्मेट के तौर पे ये यूज़ करते हैं बोर्ड में एग्ज़ाम देते हुए। वैसे आप जब स्कूल में लिख रहे हो तो आपने स्कूल टीचर को, प्रिंसिपल को या मैडम को मुखातिब करना है, और फिर नीचे आप क्लास, अपना नाम, रोल नंबर सब कुछ मेंशन करते हो, डेट भी लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो सैम्पल एप्लीकेशन है, जैसे प्रिंसिपल या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, जिसको भी आप लिख रहे हो, मैम को लिख रहे हो, ठीक है। आपका स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट का नाम जो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे, और उसके बाद स्कूल के नाम के बाद कॉमा, स्टार्टिंग के ऊपर भी कॉमा आएगा, और फिर शहर का नाम, एड्रेस, ठीक है, शहर का नाम लिख के या एड्रेस लिख के फिर वहाँ पे फुल स्टॉप, ABC का मतलब जो भी एड्रेस है। फिर सब्जेक्ट आपने मेंशन करना है। सब्जेक्ट क्या है आपका, उन्वान यानी एप्लीकेशन का, कि रिक्वेस्ट फॉर लीव ड्यू टू मॉम सिकनेस। सो आप फिर डियर सर लिख रहे हो या रिस्पेक्टेड, अगर आप स्कूल में लिख रहे हो तो इट्स बेटर कि आप रिस्पेक्टेड लिखो, रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम। प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट माई मदर इज नॉट फीलिंग वेल इनफ, शी इज suffering from some problem since last night, so I have to attend her and must have to visit the hospital, due to which I cannot attend my school. आप अपने स्कूल में हो तो स्कूल का लिखो, कॉलेज में हो तो कॉलेज का ऑप्शन लिखो, इंस्टीट्यूट में हो तो कोचिंग वगैरह या कहीं भी आप जा रहे हो अकेडमी, उसका नाम मेंशन करो। Then kindly grant me leave for today. I shall be very grateful or thankful to you for this kindness या favor, act of kindness. Thanking you in anticipation या I remain, कुछ भी उसके बाद आप yours sincerely या इसको क्लोज कर दो। फॉर्मेट आपको बताया गया था एप्लीकेशन राइटिंग में, फॉर्मल लेटर का भी, इनफॉर्मल लेटर का भी, एप्लीकेशन राइटिंग का भी। तो आप वहाँ से आप फॉर्मेट वगैरह देख के इसको फॉलो कर सकते हो। Thank you very much for listening to the instructor of